जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से वीडियो हमारा नहीं आ पा रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों। हालांकि आप लोगों की दुआ है कि मैं ठीक हो गया हूँ और आज से दोस्तों प्रॉपर डेली बेसिस पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। यकीन करिए, यकीन मानिए दोस्तों, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ का, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो पिछले साल पेपर हुआ था वही क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किया हूँ और इस बार जो पेपर होगा दोस्तों, इसी के तर्ज पर, इसी के बिहेव पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और हर चीज़ समझ में आएगा दोस्तों, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। कहा गया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 7 और 84 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों, जानते हैं आप लोग कि एलसीएम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, ये होता है। आपको यहाँ पर एक संख्या दिया है 7 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, दूसरी संख्या आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। एलसीएम क्या है? एलसीएम दोस्तों 84 है और एचसीएफ क्या है दोस्तों? 7 है। 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई? तो दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ पर निकल के आ गई क्या? 84। दूसरी संख्या दोस्तों 84 निकल के आ गई। अब पूछा है पहली दोनों संख्या यानी पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है। दूसरी संख्या 84 है, आप पहली संख्या दोस्तों आपको दिया ही था, यहाँ पर पहली संख्या क्या दिया था? 7 दिया था। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा भाई? दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाइए, अंतर मतलब क्या? दोनों का अंतर निकालिए, घटाएंगे। तो 84 में से 7 दिया, क्या बचेगा दोस्तों? 14 में से 7 गया तो 7 और यहाँ पर 7, यानी 77 हो जाएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो 77 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 77 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है। शाबाश दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर कहा गया है एक निर्माता अपना उत्पाद वितरक को 10% लाभ पर बेचता है और वितरक इसे ग्राहक को 5% हानि पर बेचता है। यदि ग्राहक के लिए क्रय मूल्य 11,500 रुपये है तो निर्माता द्वारा अर्जित लाभ निर्धारित कीजिए। निर्माता द्वारा कितने लाभ अर्जित किए गए हैं, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, ये आपसे पूछा गया कितना जो है निर्माता ने लाभ अर्जित किया है। प्यारे साथियों देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि वितरक दोस्तों जो है, वितरक ने कितने रुपए में उस सामान को खरीदा था, तो उसके लिए हम मान लेते हैं 100 रुपये में सामान को खरीदा था। कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये में सामान को खरीदा था और बेचा कितने में? 10% के लाभ पर, यानी 110% पर 110/100 में बेच दिया। किसको बेच दिया? यह उत्पादक ने 100 रुपये में खरीदा था। भाई उत्पादक का जो लागत मूल्य है 100 रुपये है, इसने वितरक को बेचा कितने में? 10% के लाभ पर, यानी 110% पर बेच दिया। क्लियर है? अब वितरक क्या करता है? वितरक भी क्या किया दोस्तों? वितरक क्या करता है कि इसे 5% के लाभ पर बेच दिया, यानी 105% पर वितरक भी किसे बेच दिया? ग्राहक को, यानी 105/100 में बेच दिया ग्राहक को। और ग्राहक क्या करता है? इसे खरीद लिया कितने में? इसे खरीद लेता है कितने में? 11,500 रुपये में इसे खरीद लेता है दोस्तों। ये है इसका भाषा। क्लियर है? आप जब इसको काटेंगे यहाँ पर, आप जब इसको काटिएगा तो x का मान क्या निकल के आएगा? x का मान क्या निकल के आएगा दोस्तों? देखिए, आप इसको काटिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए पहले नंबर। ठीक है भाई, और इसको काटिए 5 से, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है भाई, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? x का मान दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 गुणे 100 करेंगे 23 में, 100 गुणे 100 गुणे 23 करेंगे तो 23 के बाद कितना हो जाएगा? 4 शून्य होगा। 23 के बाद दोस्तों कितने शून्य हो जाएंगे? 4 शून्य, और प्लस 1 शून्य तो और बचा है यहाँ पर,
एक शून्य यहाँ पर बचा है भाई, ये 230 है ना, यहाँ पर एक शून्य अभी कटा तो एक शून्य बचा है, तो ये 230 है। 230 का गुणा करेंगे 100 गुणे 100 में, तो 230 यानी 23 के बाद कितनी जीरो, 5 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, 23 के बाद कितनी जीरो, 5 शून्य यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर है। बट नीचे क्या होगा, 11 गुणे 21, 11 गुणे 21 यहाँ पर होगा। क्लियर है। तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप जब भाग देंगे दोस्तों, तो भाग देंगे तो इनसे कठिन हो जाएगा भाग देना, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, भाग जब दीजिएगा आप, जब भाग देंगे तो देखिए दशमलव के बाद के अंक को नहीं लेना है, केवल पूर्णांक को लेना है। तो पूर्णांक को लेना है तो आप जब भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 9956। क्या होगा दोस्तों, 9956। ठीक है, 9956 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन दशमलव के बाद अंक नहीं लेने हैं, केवल पूर्णांक ही आपको लेना है। ठीक है, अब इस 9956 रुपये में कौन खरीदा, 9956 जो रुपए आ रहे हैं दोस्तों, यह निर्माता का लागत मूल्य है। अब यह 10% के लाभ पर बेचा है, तो कितने का लाभ कमा लिया, 10% का लाभ कमाया है, तो 10/100, 10/100। यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव एक स्थान पर लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, 995। कितना, 995 दोस्तों। तो 995 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी 995 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कंसेप्ट तरीका समझ में आ गया होगा। क्लियर है। एक बार सभी लोग लाइक करके बताएंगे। एक बार सभी लोग दोस्तों अगर सवाल समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो एन लिखेंगे। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, सवाल समझ में आ गया तो वाई लिखिए, नहीं समझ में आया तो एन लिखिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इम्पॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है इसमें, एक व्यक्ति दुकान तक गाड़ी चलाकर 100 मीटर की यात्रा 200 सेकंड में तय करता है। फिर वह 400 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करके दूसरी दुकान गया। उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में बताइए कितना होगा। औसत गति बताना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। औसत गति बराबर होता क्या है भाई, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल दूरी, टोटल दूरी, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये होता है औसत स्पीड यानी औसत चाल का। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना तय कर लिया यह, देखिए कुल दूरी कितना तय किया, 100 मीटर और 200 मीटर, टोटल कितना 300 मीटर की दूरी यहाँ पर तय किया है। टोटल कितना दूरी तय किया है, तो 300 मीटर की दूरी तय किया है दोस्तों। कितना टोटल समय लगा है, देख लीजिए यहाँ पर लगा है 200 सेकंड और यहाँ पर लगा है 400 सेकंड। कुल टोटल सेकंड कितने लगे हैं यहाँ पर, 600 सेकंड का टाइम लग गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए 300 एकम 300 और 300 दूना 600, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बताइए कहाँ दिक्कत परेशानी है इसमें। 0.5 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों इसकी औसत गति आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे माने जाते हैं, आपके पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग इसको छोड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है दोस्तों। इस सवाल को हल करने का मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आप खोज कर करेंगे। चलिए पहला यहाँ पर दिया गया है, क्या चीज़ यहाँ पर दिया है दोस्तों, 5/8 क्या दिया है, 5/8 दिया है। ठीक है, और 4/9 दिया है, 4/9 दिया है, 1/4 दिया है, 11/18 दिया है दोस्तों, 11/18। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, इन भिन्नों को आरोही क्रम में कौन सा होगा। आरोही क्रम,
आरोही क्रम माने होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब जो सबसे छोटा भिन्न है वह सबसे पहले लिखा जाएगा, जो सबसे बड़ा भिन्न है वह सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। तो कैसे आप चेक करेंगे कि कौन सबसे छोटा भिन्न है, कौन सबसे बड़ा भिन्न है, इसका एक मैं ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगा कि इसके बाद आप ऐसे ही सवाल को हल करेंगे। देखिए क्या करना है, यहाँ पर तिर्यक गुणा करना, इसका इधर करिए, 5 का 9 में करिए तो 9 पंजे 45 यहाँ पर हो जाएगा। 9 पंजे क्या होगा दोस्तों 45, 9 पंजे यहाँ पर 45 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। 9 पंजे 45 और 8 चौको 32, 8 चौको दोस्तों 32। 45 और 32 से बताएंगे कि कौन सा संख्या छोटी है। आप बताएंगे दोस्तों 45 तो बड़ी हो गई, लेकिन 32 क्या है छोटी है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि छोटी संख्या, आपको छोटी संख्या लेना है, बड़ी संख्या नहीं लेना है। तो इसका मतलब छोटी 5/8 और 4/9 में छोटी कौन हो गया, तो 4/9 हो गया। इस 45 से तुलना कर लेंगे, 45 से, 45 क्या है 32 से बड़ी है, तो इसका मतलब 32 छोटी है, इसका मतलब 4/9 छोटी है, ठीक है। इस दोनों का तुलना तो कर लिए हैं, अब इससे तुलना करिए, इससे 4/9 का आप 1/4 से तुलना करिए तो 4 चौको 16 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 9 एकम 9। तब देखिए इधर हो जाएगा 9, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों 9, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है, यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों 16 आ जाएगा। तो 9 और 16 में सबसे छोटी क्या है 9 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे छोटी भिन्न क्या मिल गया 1/9 हो गया, सॉरी 1/4 हो गया। अब 1/4 का तुलना वापस करेंगे किससे 11/18 से। तो यहाँ पर फिर तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा फिर आप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों आप, तो देखिए यहाँ से 18 कम 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 11 44। तो छोटी कौन हो गई 18 और 44 में छोटा क्या है 18 है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जो छोटी भिन्न है दोस्तों वह 1/4 है। क्या है 1/4 है। तो 1/4 शुरू में होगा, 1/4 क्या होगा दोस्तों शुरू में होगा, शुरुआत में 1/4 हो जाएगा। अब इसका मतलब दोस्तों ये तो ऑप्शन नहीं होगा सही, ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्लियर है। 1/4 शुरू में आएगा। अब 3 ऑप्शन में 1/4 शुरू में मिल रहे हैं, तो 1/4 का तो काम खत्म हो गया है, ठीक है, इसका तो काम खत्म हो गया। अब 3 जो भिन्न बच रहे हैं वापस इस तीनों में तुलना करिए कि कौन छोटा है। तो यहाँ पर देखिए 9 × 5 = 45 होगा, 8 चौको 32, 45 32 में 32 छोटा, यानी 4/9 छोटा है। अब 18 चौक 72, 18 चौक क्या हो जाएगा 72 यहाँ पर होगा, 72 11 9 99। तो 99 72 में छोटा कौन है 72, इसका मतलब 4/9 छोटा है। तो 11/4 के बाद दोस्तों 4/9 आएगा, क्या आएगा 4/9। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर आप देखिए 1/4 के बाद क्या आएगा 4/9, तो इसमें तो 11/18 है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्लियर है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब इसका भी काम तो हो गया ख़त्म। अब इन दोनों में देख लीजिए 18 और 5/8 है, और 11/18 में देखिए कौन छोटा है। तो देखिए लीजिए यहाँ पर 18 × 5 = 90, यहाँ पर क्या होगा 90 होगा, ठीक है। और 11 × 88, 11 × 88, 88 90 में छोटा क्या है 88 है। तो इसका मतलब 11/18 छोटा है। तो अब क्या आएगा 11/18 आएगा। तो 11/18 किसमें मिला है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बताइए इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बार हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। भिन्नों की तुलना ऐसे करिए दोस्तों, हालांकि आप इसको भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोस्तों काफ़ी जब भिन्न बड़े हो जाते हैं तब आपको दिक्कत हो सकती है। आप भिन्न को भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, लगभग 2 स्थान तक भाग दीजिएगा, वहाँ से भी आप छोटा बड़ा का पहचान कर सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ये भी तरीका होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि मोहित और शिवम मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन लोग हैं 2 लोग हैं, एक है भैया मोहित और एक कौन है शिवम है, ठीक है, एक मोहित है और एक शिवम है। ये दोनों लोग मिलके काम करते हैं कितने दिन में 4 दिन में, क्लियर है। आगे क्या कहा गया है शिवम और मुकेश मिलकर 5 दिन में। देखिए शिवम है
और कौन है दोस्तों, मुकेश। ये कितने दिन में काम करते हैं, 5 दिन में, 5 दिन में काम कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया है यहाँ पर, मोहित तथा मुकेश मिलकर 6 दिन में, मोहित और मुकेश मिलकर के दिन में 6 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। क्लियर। तो टोटल कार्य है कितना, टोटल कार्य कितना है, तो इसका ले लीजिए लघुत्तम, दोनों इन तीनों का क्या करिए, लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम क्या होगा, 4 पंजे 20 या 60, इसका लसा क्या होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, लसा इसका 60 हो जाएगा। भाग दीजिए, यहाँ पर भाग देंगे तो 15 चौको 60, 15 बार में जाएगा, और 12 पंजे 60, यहाँ पर 12 बार में जाएगा, और यहाँ पर 6 दहियम 60, 10 बार में जाएगा। क्लियर है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि मोहित, शिवम और मुकेश मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनकी क्षमता पहले निकालिए दोस्तों, इनकी क्षमता निकालिए। देखिए, एक का जब आपकी इसको जोड़ेंगे दोस्तों, इसको आप जब जोड़ेंगे 15, 12 और 10, तो देखिए एक ही व्यक्ति 2 बार आ जाएगा, एक ही व्यक्ति कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, एक ही व्यक्ति दोस्तों 2 बार आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, 2 कॉमन। भाई देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर मोहित, ठीक है, प्लस मुकेश, प्लस मोहित है, मुकेश है, प्लस शिवम है, ठीक है। एक ही व्यक्ति 2 बार आएंगे, तो यहाँ से आप क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए। तो इन तीनों का क्षमता क्या हो जाएगा, 15, 12, 10, 15, 12, 10 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 37। क्या होगा दोस्तों, 37 हो जाएगा, ठीक है। तो मोहित, मुकेश और शिवम का क्षमता क्या आ जाएगा, ये 2 से इधर भाग कर देंगे, 2 से इधर क्या हो जाएगा, भाग, तो 37/2 हो जाएगा दोस्तों। अब ये तीनों लोग जब मिलके काम करेंगे तो 37/2 की क्षमता से काम करेंगे, तो टोटल काम है कितना, 60। 37/2 की क्षमता से काम करेंगे दोस्तों, 37/2 की क्षमता से, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर 2 चल जाएगा दोस्तों, ऊपर 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 60 दूना 120, 60 दूना 120/37, 60 दूना 120/37, 37 से जब भाग देंगे दोस्तों तो 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक है भाई, 3 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 37 से जब भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा तो कितना होगा, 7 3 21, 7 3 3 9 2 11, यानी 111 हो जाएगा। तो 111 + 9 यानी 3 सही 9/37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 सही 9/37 इस प्रश्न का बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा दोस्तों। और इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3 सही 9/37 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करने हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्लियर है, बताइए सवाल समझ में आया, एक बार सभी लोग बताइए सवाल समझ में आया। चलिए, अगर समझ में आ गया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखिए वाई, नहीं समझ में आया है तो यन लिखिए। जल्दी से आप लोग फटाफट अपना काम करिए, जल्दी से आप लोग लिखिए, कमेंट बॉक्स में वाई लिखिए जिन लोगों को समझ में आ गया है, जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग कमेंट बॉक्स में यन लिखेंगे। चलिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर लिया जा रहा है और यहाँ पर क्या कहा गया है, ABC एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 बंदे हैं ABC, एक कार्य को ये 9 दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। A है, B है और ये कौन है, C है। यह तीनों लोग एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहा गया है B उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों। एक बंदा और है, कौन है, B। ये जो B है दोस्तों, यह अकेले अगर काम करेगा तो 18 दिन में काम को पूरा कर सकता है, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। आगे कहा गया है यदि B C से 33.33% कम समय लेता है, कौन, B की बात किया गया है, B और C। 33.33% का मतलब कुछ और नहीं दोस्तों, 1/3 ही होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/3। किससे कम लेता है, B C से,
33 से ही 3% कम समय लेता है। यानी सी से तुलना कर रहे हैं दोस्तों, तो सी का जो समय है, अगर सी 3 समय लेता है तो बी 1 कम 2 समय लेता है। ये टाइम का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। टाइम का रेशियो यह है, तो इसका एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 3 संबंधे 2। 3 संबंध है यहाँ पर 2, इसकी क्षमता का अनुपात आ जाएगा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब टोटल पहले कार्य निकालिए। टोटल कार्य है कितना, टोटल कार्य दोनों का एलसीएम होगा यानी 18 हो जाएगा। टोटल काम कितना है, 18 है। 9 से भाग दीजिएगा तो 9 दूनी 18, 18 एकम 18। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं दोस्तों। चलिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बी की क्षमता क्या है, 1। बी की क्षमता क्या है, 1। अनुपात में कितना है, तो आप बताएंगे बी की क्षमता का अनुपात क्या है, 3। यानी हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि 3 का मान कितना है दोस्तों, 1 है। 3 का मान क्या है, 1 है। 3 का मान 1 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 का मान दोस्तों 1/3 हो जाएगा। 1 का मान 1/3 यहाँ पर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है, बताइए। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आपसे पूछा गया है कि सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, तो सी का क्षमता निकाल लीजिए आप। अगर एक अनुपात का मान दोस्तों 1/3 है तो सी की क्षमता का अनुपात क्या है, 2 है। 2 अनुपात का मान निकाल लीजिए आप, 2 अनुपात का मान निकाल लीजिए। यहाँ से 2 अनुपात का मान निकालिएगा तो हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, दोनों साइड में 2 से गुणा कर दीजिए। भाई 3 का मान अगर 1 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1/3, तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 2/3। 2/3 यानी सी की क्षमता का अनुपात क्या है, 2/3 है दोस्तों। सी 2/3 की क्षमता से काम करेगा 18 काम, तो कितना टाइम लेगा, कार्य बटे क्षमता 2/3। 3 चल जाएगा दोस्तों ऊपर, 3 चल जाएगा यहाँ पर ऊपर, 3 चल जाएगा ऊपर। और इसको जब काटिएगा यहाँ से, 3 तो यहाँ से हट गया, 2 से जब काटिएगा 18 को, तो 2 से काटेंगे जब 18 को तो 2 9 18, 9 बार में कैंसिल होगा, और 9 3 27 यानी 27 दिन का समय लगेगा दोस्तों। कितने दिन का समय लगेगा, 27 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन में चेक करिए किस ऑप्शन में 27 दिन है। ऑप्शन नंबर सी में 27 दिन है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 दिन में सी इस कार्य को कर देगा, ये आपसे पूछा गया था। क्लियर है भाई, बताइए। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या इस सवाल में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिख रहा है। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए भाई पढ़िए पहले सवाल को। एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर 28% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। दी गई 2 छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। एकल छूट निकालना, सक्सेसिव लगाइए दोस्तों। सक्सेसिव क्या होता है, देखिए सक्सेसिव होता है x प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस लगाइए, प्लस माइनस x प्लस माइनस y, और यहाँ पर प्लस माइनस x/100। अगर छूट है तो माइनस लेंगे, छूट है तो माइनस लेंगे दोस्तों। चलिए कितनी परसेंट का छूट, पहले 25% का छूट, यानी यहाँ पर माइनस का 25 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 25, फिर 28% का छूट, यहाँ से हो जाएगा 28 माइनस का 28, दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए प्लस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा, 25 × 28, 25 × 28 बटे 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28। 28 में से आप 7 घटाइए, माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 में से जब आप 7 घटाएंगे तो माइनस का 21 बचेगा। तो माइनस का 21 और माइनस का 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 46। माइनस क्या बताता है दोस्तों, माइनस ये बताता है छूट है। माइनस क्या बताता है, छूट को बताता है। माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस सिर्फ और सिर्फ छूट बताता है। तो कितने % का छूट होगा, एकल छूट
46% का। तो किस ऑप्शन में 46% है? ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। 46% का इसका एकल छूट आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न दिया गया है, कहा गया है भैया कि सोनिया को 25,000 रुपये के ऋण पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष की अवधि के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित कितनी चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना होगा यह आपसे पूछा गया है। और जो ब्याज लग रहा है दोस्तों वह त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है, हर 3-3 महीने में लग रहा है। दशमलव के 2 स्थान तक आपको सही मान बताने हैं। दशमलव के 2 स्थान तक आपको सही मान बताने हैं दोस्तों। चलिएगा, तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे भैया? देखिए, टोटल मूलधन कितना है? 25,000 है। कितना भाई? 25,000 है। 25,000 टोटल मूलधन है भैया। ये कितने वर्ष की बात है? 1 वर्ष की बात है। 1 साल में कितने त्रैमासिक होते हैं? तो 1 साल में 3-3 महीने के 4 त्रैमासिक होते हैं दोस्तों, 4। तो समय क्या हो जाएगा? साइकिल कितने बन जाएंगे? 4 साइकिल बन जाएगा। यहाँ पर साइकिल कितने बनेंगे दोस्तों? 4 साइकिल बनेंगे। ठीक है भाई, 4 साइकिल बनेंगे और 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगता है। तो 3-3 महीने में कितना लगेगा? हर 3-3 महीने में दोस्तों 4 से भाग दीजिए, 3% लगेगा। 3% लगेगा। 3% हर 3-3 महीने में ब्याज देना होगा। तो 3% के हिसाब से 25,000 का ब्याज पहले साल कितना लगेगा? तो पहले साल दोस्तों कितना ब्याज लग जाएगा? तो 750 रुपये लगेगा। यहाँ पर 750 रुपये पहले साल ब्याज 750 रुपये लगेगा। क्लियर है भैया? जब आप 25,000 का 3% निकालेंगे तो 750 रुपया इसका ब्याज लगेगा पहले साल। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? चलिए, जब दूसरे साल में पहुँचेंगे तो दूसरा साल भी 25,000 पर 3% के हिसाब से ब्याज लेगा। कितना? 750 रुपया। 750 रुपया ब्याज यहाँ पर लेगा। लेकिन दूसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि ये दोस्तों यह है, तो दूसरा साल ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेगा। तो 750 रुपये पर भी 3% के हिसाब से ब्याज लेगा। तो 225 रुपये यहाँ पर ब्याज, 225 नहीं, 22.5 रुपये ब्याज लेगा। जब आप 750 रुपये का 3% निकालेंगे तो क्या होगा बताइए? 22.5 आएगा दोस्तों। कितना होगा? 22.5। 22.5। तो 22.5 रुपये ब्याज मिलेगा किसको? दूसरे साल को 750 रुपये पर। अब हम लोग पहुंच गए किस पर? तीसरे वर्ष में। तीसरे साल में जब प्रवेश करेंगे तो तीसरा वर्ष भी इस 25,000 पर ब्याज लेगा। कितना ब्याज लेगा? 3% के हिसाब से। तो 750 रुपये यहाँ पर ब्याज लेगा। कितना दोस्तों? 750 रुपये। 750 रुपये ब्याज लेगा। लेकिन जब तीसरे साल में पहुंचे हैं तो तीसरा साल पिछले 2 सालों में जितने भी ब्याज मिले हैं उस पर पाई का हिसाब लेगा दोस्तों। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेगा। तो पहले साल में कितना ब्याज? 750। इस पर 3% के हिसाब से कितना ब्याज लेगा? तो ये 22.5 रुपये का ब्याज लेगा। दूसरे साल में जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लेगा। तो 750 पर वही 22.5 रुपये का ब्याज लेगा। और 22.5 पर जो ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज लेगा। तो 3% के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा यहाँ पर? 675, मतलब 0.675 रुपये यहाँ पर ब्याज मिलेगा। 3 साल की कहानी खत्म हो गई दोस्तों। अब हम लोग पहुँच गए हैं चौथे वर्ष में। चौथे वर्ष में जब पहुँचेंगे दोस्तों तो चौथा वर्ष 3% के हिसाब से इस 25,000 पर ब्याज लेगा। तो ब्याज कितना लेगा? फिर वापस से 750 रुपये का ब्याज लेगा दोस्तों, चौथा वर्ष। ठीक है, लेकिन चौथा वर्ष इन 3 वर्षों में जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लेगा। तो कितना ब्याज लेगा? देखिए, 750 पर 3% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो ब्याज कितना ले लेगा यहाँ पर? ब्याज कितना लेगा दोस्तों? 22.25। ठीक है, इस पर भी लेगा। दूसरे साल में जो ब्याज मिला उस पर भी लेगा। तो 750 पर 22.25। ठीक है, और इस पर यहाँ पर, ठीक है दोस्तों,
तीसरे साल में जब जाएंगे हम लोग, यहाँ पर तीसरे साल में जब जाएंगे तो इस पर भी ब्याज लगेगा, है ना भाई, इस पर भी ब्याज लगेगा। भाई तीसरे साल का जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लेंगे ना, उस पर भी ब्याज लेंगे तो कितना का ब्याज लगेगा यहाँ पर, देखिए इस 750 पर ब्याज लेंगे अगर तो कितना लगेगा ब्याज, 2250 रुपये का ब्याज यहाँ भी लगेगा, मतलब सॉरी 22.5 रुपये का ब्याज यहाँ पर भी मिलेगा। और इस 22.5 रुपये पर जो ब्याज मिला है दोस्तों, इस पर भी ब्याज लगेगा कितने के हिसाब से, 3% के हिसाब से। तो कितना ब्याज मिलेगा यहाँ पर, 0.675। कितनी बार ब्याज मिलेगा, एक, यहाँ पर देखिए कितनी बार है यह, इस पर भी ब्याज मिला और इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इन दोनों पर भी ब्याज मिलेगा 3% के हिसाब से। 22.5 रुपये पर ब्याज मिलेगा 3% के हिसाब से। तो वापस से देखिए ब्याज कितना मिलेगा, 0.675 0.675। और जो ये ब्याज मिला है दोस्तों 0.675, इस पर भी 3% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो तीसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा इस पर, इस पर ब्याज मिलेगा दोस्तों 0.2025 इतना ब्याज मिलेगा दोस्तों। ये कहानी है 4 वर्षों की, बहुत लंबी सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट आपको करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये टोटल क्या है, ये टोटल 4 वर्षों का ब्याज है। तो इन 4 वर्षों का जो टोटल ब्याज है, बस आपको क्या करना है, इसको आपको जोड़ देना है। इन सभी को क्या करना है दोस्तों, आपको जोड़ना है, इन सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो ब्याज मिलेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्याज आएगा दोस्तों वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो एक बार सभी लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जोड़ने के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, जोड़ने के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन के साथ प्रश्न नंबर 8 है, तो 8वें प्रश्न का जो आंसर आएगा दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको जोड़ना है, कैलकुलेशन करना है, तो एक कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर क्या आ सकता है, क्या आएगा, यह आपको हमें बताना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 9। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धातु के गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस बेलन बनाया जाना चाहिए। क्या कहा गया है, 3 सेंटीमीटर व्यास का एक धातु का गोला है, उसको पिघलाकर, कितने धातु के ऐसे गोले हैं जिसको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस बेलन बना दिया जाए। तो जब एक चीज़ पिघलाकर किसी दूसरी चीज़ को जब बनाया जाता है तो दोस्तों उसका आयतन हमेशा नियत होता है। तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, एक गोले का आयतन का फार्मूला होता है। कितने गोले को पिघलाना है नहीं पता है, n गोले को पिघलाना है दोस्तों, n का मान आपको निकालने हैं। ठीक है, बराबर क्या होगा यहाँ पर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। इसको कैपिटल R मान लीजिए बेलन के आयतन को, और बेलन की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल होगा। तो n गुणे 4/3 बेलन, इसमें गोले का जो त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, इसका गोले का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा 3/2, 3/2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और इस पे करेंगे घात कितना, 3 घात, तो इसका मतलब 3/2 3 बार होगा, 3/2 3 बार। ठीक है, 3/2 3 बार हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर बेलन का व्यास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई,
इसके बाद ऊंचाई क्या दिया है दोस्तों, 54 सेंटीमीटर, यहाँ पर 54 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको काटेंगे अगर, तो देखिए यहाँ से काटेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 दूना क्या होता है 54, 2 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ से देखिए इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है। तो यन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यन का मान कितना होगा, यन का मान दोस्तों 3 दूना 6 दूनी 12 दूना 24, और 24 दूना 48। तो यन का मान क्या होगा दोस्तों 48। तो 48 गोले आपको पिघलाने होंगे 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन बनाने के लिए। कितने गोले पिघलाने होंगे यहाँ पर, तो 48 गोले पिघलाने होंगे दोस्तों। 48 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, 48 गोले। ठीक है, 48 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि यक्स बड़े कोष्टक में -3, मझले कोष्टक में -6 और छोटे कोष्टक में -a और सभी कोष्टक बंद प्लस, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है और बराबर क्या कहा गया है 6a है, तो यक्स का मान आपसे पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है, यक्स का मान क्या होगा। तो इसको हल करिए। देखिए 3 का -3 गुणे -6 करेंगे, -a करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -6 तिया 18, -18 a यक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, -18 a यक्स और प्लस का यहाँ पर क्या होगा, देखिए 6 का गुणा करेंगे यहाँ पर आप, 6 गुणे 3 गुणे 3 और a का, तो ये 3 माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस यहाँ पर आएगा। ठीक, अब गुणा कर देंगे सबका, 6 तिया 18, 6 तिया 18 तिया 54, क्या होगा यहाँ पर 54, माइनस का 54 a हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 54 a बराबर 6a, 6। अगर इन दोनों में से a कॉमन लेंगे तो a से यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 18 यक्स बराबर 5 को इधर लेकर जाएंगे तो 6 5 11 हो जाएगा दोस्तों, 6 5 11। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 54 होगा, यहाँ पर 54 होगा, 4 नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो जब 54 को आप इधर लेकर जाएंगे 6 के साइड में, तो 54 + 6 यानी 60 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान निकालेंगे तो 60 बट्टे क्या होगा 18, 60 बट्टे 18, माइनस का 60 बट्टे 18 हो जाएगा। क्लियर है। इसको काटेंगे, 6 से, 6 तिया 18 और 6 दहिया में 60, यानी माइनस का 10 बटे 3 इसका मान होगा। यक्स का मान क्या होगा, माइनस का 10 बट्टे 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, माइनस का 10 बट्टे 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, यदि रामू का वेतन भीमा के वेतन से 10% कम है, 2 लोग हैं, एक है रामू और एक है भीमा। 10% का मतलब दोस्तों 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10, यानी भीमा का वेतन अगर 10 है दोस्तों, तो रामू का वेतन 1 कम है, इसका मतलब क्या है 9 है। आगे पूछा गया है, भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, किससे, रामू से। 1/9, 1/9 का मतलब होता है 11.11%, 11.11%, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। 28% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, जो छूट दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य अगर मान लीजिए एमपी है, तो एमपी पर जब आप 28% छूट दिए हैं, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों आपने 72% पर इसको बेचा होगा। 72% पर बेच दिया, 72/100 में आपने इसको बेच दिया है। ठीक है, तो एक कितना बेचा है आपने इसको, 13,392 रुपये में, 13,392 रुपये में आपने इसको बेचा है।
ठीक, इसको हल कर दीजिए। 9 से काटिए, 9 8 72, 9 से काटेंगे तो 9 1 9, 9 1 9 और 9 9 1 9 होगा दोस्तों, और बचेगा क्या यहाँ पर 4, हो जाएगा 43, 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 36 7 बचेगा यहाँ पर, हो जाएगा 79 और 9 8 72, 72 बचेगा 7, 9 8 72। फिर आप इसको 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 8 1 8, 8 6 14, 6 बचेगा, 8 6 8 अठाएँ 64 बचेगा 4, 8 6 48। ठीक है, तो एमपी हो जाएगा दोस्तों, एमपी का मान क्या हो जाएगा 186 गुणे 100, 186 गुणे 100 यानी 18,600, 18,600 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा, 18,600 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और इनके व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है तो टीना की आय कितनी है दोस्तों। देखिएगा, टीना है और सीना है, टीना है और सीना है, इनकी आय का अनुपात क्या है 2:3 है, 2:3 है। व्यय कितना है 3:5 है, 3:5। प्रत्येक लोग क्या करते हैं 1,000 बचत करते हैं, 1,000 ये भी बचाता है और 1,000 ये भी बचाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 का गुणा 2 में करिए, 5 दूना 10 और 3 का गुणा 3 में 9 हो जाएगा। 10 और 9 का अंतर 1, एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और 5 का अंतर 2, 2 का गुणा 1,000 में करेंगे तो हो जाएगा 2,000। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2,000। एक अनुपात का मान 2,000 हो गया तो पूछा गया है टीना की आय बताइए, तो टीना का आय का अनुपात क्या है 2, एक का मान 2,000 तो 2 का मान 4,000, तो 4,000 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस वाई का 85% x प्लस वाई का 35% है तो x वाई का कितना परसेंट है दोस्तों। यहाँ से देखिए ये परसेंट से परसेंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और इसको काटेंगे 5 से 17 पंजे 85 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 7 35 हो जाएगा दोस्तों। यानी हम x माइनस का y बटे x प्लस का y का मान निकालेंगे तो x माइनस वाई का अनुपात इधर वाला होगा। ठीक है, तो 7 हो जाएगा और x प्लस वाई का अनुपात इधर वाला होगा, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालिए, x बट्टे y का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के ऊपर लिखिए 17 और 7 24 और y का मान निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे तो 17 माइनस 7 10, 2 से काटेंगे अगर तो 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 2 5 10। पूछा गया है कि y यक्स का कितना परसेंट, जिसके साथ का लगा होता है वह हर में लिखते हैं, नीचे लिखा जाता है। तो का किसके साथ लगा है यक्स के साथ, यानी यक्स का मान ये जो 12 है वह नीचे लिखा जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 12 नीचे होगा, ऊपर क्या होगा y का मान यानी 5 बट्टे 12 हो जाएगा। क्लियर, जिसके साथ का लगा होता है उसको हमेशा हर में लिखा जाता है। का लगा है यक्स के साथ, यक्स का मान 12 है तो 12 को हर में लिखेंगे, ऊपर क्या होगा 5 होगा, इसको परसेंट बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 से काटिए, 4 3 12, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 125 बट्टे यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 चौको 12 और 3 1 3 2 5, यानी 41 सही 2/3% इसका राइट आंसर होगा। 41 सही 2/3, 41 सही 2/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। 41 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि राधा 4 लाख रुपए का ऋण 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लेती है,
जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो 2 वर्ष बाद वह कितना ब्याज चुकाती है। ब्याज आपसे पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों। तो इसके पहले जो हमने सवाल कराया है चक्रवृद्धि ब्याज का, उसी पर विषय पर ये सवाल आपको लगाने हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, समय कितना है, 2 वर्ष है, अर्धवार्षिक है, तो 2 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक हो जाएंगे, 4, यानी समय क्या हो जाएगा 4। और ये जो रेट है दोस्तों 14% वार्षिक है, तो आधा हो जाएगा 7%, ठीक है 7%। तो एक बार आप सभी लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 देखिएगा। समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक खंबे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड लगते हैं। यदि ये ट्रेनें समान दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा दोस्तों। समान लंबाई की 2 ट्रेन हैं, एक खंभे को पार करती हैं, एक ट्रेन पार करती है 13 सेकंड का समय लगता है, और एक दूसरा ट्रेन जब पार करती है तो उसको 26 सेकंड का समय लगता है। अगर दोनों ट्रेन विपरीत एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए हम पहली ट्रेन की लंबाई यल मान लें, अगर पहली ट्रेन की लंबाई यल है, दूसरी ट्रेन की लंबाई भी यल होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, समान है। तो दोनों ट्रेन की टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2L, ठीक। बटे नीचे जब समान दिशा में चलती हैं तो इसका सापेक्षिक चाल क्या होगा, घटता है। तो पहले सापेक्षिक चाल निकालिए। देखिए अगर यल लंबाई की ट्रेन 13 सेकंड में जाती है तो कितना चाल हो जाएगा, यल बटे 13। और यही यल लंबाई की ट्रेन 26 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो इसका जो चाल होगा क्या होगा, यल बटे 26। तो इसका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे भाई। जब दोनों ट्रेनें समान दिशा में चलती हैं तो इसको घटाते हैं सापेक्षिक चाल निकालने के लिए। तो घटाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों का लॉसर ले लीजिए, कितना होगा 13 और 26 का लॉसर 26 हो जाएगा यहाँ पर, और 13 से भाग देंगे 2 बार जाएगा 2L, और माइनस का 26 से भाग देंगे 1 बार जाएगा यानी 1L। तो 2L माइनस L यानी L बट्टे क्या होगा भैया 26 यहाँ पर हो जाएगा इसका सापेक्षिक चाल। तो जब ट्रेनें दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुटेगा, तो टोटल लंबाई 2L हो जाएगा। ये 2L लंबाई को L बट्टे 26 की चाल से पार करेंगी, L बट्टे 26 की चाल से पार करेंगी तो कितना टाइम लगेगा, दूरी बटे चाल क्या होता है टाइम, L से L यहाँ पर कैंसिल होगा, और 26 का गुणा 2 में जाएगा तो 26 दूना 52 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। 52 सेकंड ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। 52 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी जब यह एक दिशा में चला रही हूं तब। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पंद्रह कड़ी में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लकड़ी का गोला है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इस प्रकार से कुछ दिया गया है, एक यहाँ पर गोला है और इस गोले में क्या है, एक घन बनाया गया है दोस्तों, एक घन बनाया गया है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से एक इसमें घन बनाया गया है। गोले की त्रिज्या क्या है दोस्तों, गोले की त्रिज्या क्या दिया गया है, 15 कड़ी में 3 दिया गया है। ये त्रिज्या क्या होता है, ये जो है हिस्सा इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या। ये जो त्रिज्या है दोस्तों 15 कड़ी में 3, यही ये घन का विकर्ण का काम करेगा। तो घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, 1 कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3। अगर त्रिज्या दोस्तों त्रिज्या 15 कड़ी में 3 है तो त्रिज्या देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा, त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होगा, ये दोनों मिलाएंगे तो विकर्ण हो जाएगा। त्रिज्या 15 कड़ी में 3 है तो दोनों रेखा मिलाएंगे तो एक विकर्ण यानी व्यास बन जाएगा। तो व्यास क्या होगा दोस्तों, व्यास 30 कड़ी में 3 हो जाएगा दोस्तों, 30 कड़ी में 3। और जो व्यास होगा, ये जो गोले का व्यास होगा वही जो है घन का विकर्ण होगा। यानी घन का विकर्ण का फार्मूला 1 कड़ी में 3,
तो इसका व्यास क्या हो जाएगा 30 कड़ी में 3, तो एक कड़ी में 3 बराबर 30 कड़ी में 3 के बराबर हो जाएगा। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 30। ए का मान 30 हो गया। तो पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो 6a का स्क्वायर करेंगे यानी 30 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 30 का स्क्वायर। तो 6 गुणे 30 का स्क्वायर है 900, 9 छक्का 5400, 5400 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोज 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, उसका लाभ बताइए क्या है। 15 पेंसिल खरीदता है दोस्तों कितने रुपए में, 12 रुपये में। एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो 12/15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, यानी एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा। तो एक पेंसिल का दाम दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक पेंसिल का दाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10.8 रुपये। ठीक है, 10.8 रुपये दोस्तों। इसको अब पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए, पैसा में बदल जाएगा, यानी 80 पैसा एक पेंसिल का दाम हो जाएगा। ये क्या है, इसका सीपी यानी क्रय मूल्य है, ये इसका क्रय मूल्य है। बेचता कितने में है, बेचता है कितने में, 1.5 रुपये में। तो 1.5 रुपये का मतलब क्या, कितने पैसे, 100 + 50 यानी 150 पैसे में बेचता है। 80 पैसे में खरीद कर 150 पैसे में बेच दिया, तो कितना का फायदा कमा लिया, 70 पैसे का। किस पर, 80 पर, गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, अब 25 चौका 100, 25 बार में कैंसिल, 25 साते 175, 175 बटे में 2 हो जाएगा, 175 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 साते 14, 1 बचेगा और 2 पाँचे 10, यानी 87.5% का लाभ होगा दोस्तों। 87.5% यानी 87.5%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। बारह 100 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय में क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू करते हैं। जब वे सामान्य दिशा में दौड़ते हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे दोस्तों, आपसे पूछा गया है। देखिए वो दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं। टोटल कितनी दूरी है, दूरी है दोस्तों टोटल 1200 मीटर। 1200 मीटर बटे, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो सापेक्षिक चाल घटता है, तो 45 - 27 करिए कितना हो जाएगा दोस्तों। 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा और 3 में से 2 यानी 18। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 5/18 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 18 से कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौको 20, यानी 240 सेकंड में पहली बार मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 240 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, 240 सेकंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया भाई, देखिए इसमें बोला गया है रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में 2 प्रकार के अम्ल हैं। प्रकार ए का मूल्य 80 रुपये प्रति लीटर है, जबकि प्रकार बी का मूल्य 100 रुपये प्रति लीटर है। एक वैज्ञानिक को ए और बी दोनों प्रकार को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 92 रुपये प्रति लीटर हो जाए। 2 प्रकार के अम्ल हैं, एक ए प्रकार का है अम्ल और एक क्या है, बी प्रकार का है। एक प्रकार का जो अम्ल है उसका कीमत क्या है, 80 रुपये प्रति लीटर है। बी प्रकार के अम्ल का मूल्य क्या है, तो 100 रुपये प्रति लीटर है। दोनों को ऐसा मिलाना चाहिए कि वो 90 रुपये प्रति लीटर का बन जाए मिश्रण, 92 रुपये का। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या है, बन रहा है 92 रुपये। तो यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, तो 92 + 92 में से आप 80 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, 12।
और 100 में से 92 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, यानी 2 संबंधित 3 के अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। 2 संबंधित 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो ये था 20 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा दोस्तों। फिर मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।